गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास आपका टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान में अधिकार। मौलिक अधिकारों का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं हम। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। संविधान में जिन्हें लिखा होता है और संविधान ही इनको प्रोटेक्ट करता है, इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। अब तक हमने 5 प्रकार के मौलिक अधिकार पढ़े। छठा मौलिक अधिकार हमने आज पढ़ना है। ओके, तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि प्रारंभ में हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था और उसे एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आइए थोड़ा सा संपत्ति के अधिकार के बारे में पढ़ लेते हैं। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में मौलिक अधिकार था, लेकिन 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संपत्ति का जो अधिकार है वो संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं है। इससे पहले जब ये मौलिक अधिकार था तो ये कहा गया था कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति अर्जित करने, उसे बनाए रखने और उसको बढ़ाने का पूरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और आपको पता है कि मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो 1950 से ही ये संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, ये चर्चा का विषय रहा है। तो इस वजह से 1973 में कहा गया कि संपत्ति का अधिकार संविधान का मूल तत्व नहीं है और 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल करके साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया। अंडरस्टूड? अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अब इसे आर्टिकल 300 में डाला गया है। आर्टिकल 31 से निकाल करके आर्टिकल 300 में इसे जगह दी गई है और अब ये साधारण कानूनी अधिकार बन गया है। अंडरस्टूड? तो आइए अब हम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अधिकार है उसकी चर्चा करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे बाकी अधिकारों का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है, वैसे ही अपने आप में मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। आर्टिकल 32 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है या फिर वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है। आर्टिकल 226 के अनुसार, आर्टिकल 32 के अनुसार तो ये तो मौलिक अधिकारों का भाग है। आर्टिकल 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, लेकिन अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो हाई कोर्ट में भी सीधे जा सकता है। अंडरस्टूड? तो अब इसके लोगों के मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के लेख जारी कर सकता है। 5 तरह के लेख में जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला लेख क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें, बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए, यानी न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है कि जो बंदी बनाया गया है व्यक्ति, उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। अंडरस्टूड? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। और ये न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वो जांच करे कि व्यक्ति ने सही में अपराध किया है या नहीं किया है। अगर अपराधी नहीं मानता है न्यायालय उसे, तो उसे छोड़ भी दिया जाता है। अंडरस्टूड? तो पहला हमारी रिट है
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भी कहते हैं, हम इसे लेख भी कह सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख यानी कि न्यायालय आदेश देता है कि बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए, यानी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। ओके, सेकंड है हमारा परमादेश, परम आदेश, मैंडेमस कमांड जिसे हम कहते हैं। तो ये है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है और जिससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट परम आदेश जारी कर सकता है और उसे ये कह सकता है कि वो अपने कानूनी दायित्वों का पालन करे, आदेश दे सकता है कि वह अपने दायित्वों का पालन करे। यह है परम आदेश, दूसरी तरह के लेख। तीसरा है निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी ऐसे मामले की सुनवाई करती है जो ऊपर की अदालतें उसके ऊपर निषेध आदेश जारी कर सकती है। अगर कोई निचली अदालत ऐसे मामले की में कार्रवाई कर रही है जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का है, तो फिर ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोक सकती हैं। यह प्रोहिबिशन रिट, प्रोहिबिट करना रोकना ही होता है, निषेध करना होता है। अंडरस्टूड? तो तीसरा हमारा लेख है निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके ऐसे मामले की सुनवाई करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने का आदेश देती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अधिकार परीक्षा। तो सेरिटरी इसको कहते हैं हम, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका कि वो अधिकारी नहीं है, जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो वो उस व्यक्ति को आदेश दे सकती है कि वो उस पद पर कार्य ना करे। ये सारे आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं आर्टिकल 32 के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा पांचवा उत्प्रेषण लेख, क्यू वारंटो भी जिसे हम कहते हैं। उत्प्रेषण का मतलब है कि हस्तांतरित करना। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो उसे न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को ऊपर की अदालत में हस्तांतरित करने का आदेश देती है। क्यू वारंटो उत्प्रेषण लेख का मतलब ही होता है हस्तांतरित करना। जब कोई निचली अदालत ऐसे मामले पर कार्रवाई करती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ऊपर की अदालत उसे उस मामले को ऊपर के न्यायालय में हस्तांतरित करने का आदेश दे सकती है। तो इस तरह से ये लेख अपने आप में मौलिक अधिकारों के संरक्षक कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उच्चारण के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को मूल अधिकारों की संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कही है। ओके, तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि किसी अधिकार को देना ही काफी नहीं होता, उसकी सुरक्षा की गारंटी देना भी उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। मान लो हमें कोई प्रॉपर्टी दे दी और हमें कहा कि इसको कोई भी यूज करे, तो फिर वो प्रोटेक्शन कहाँ रहा? नहीं रहा ना, तो उसके ऊपर पूरा अधिकार देने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अंडरस्टूड? अब बात आती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य है, मानव अधिकार आयोग का काम है कि जो गरीब तबका है, निचली पिछड़ी जातियां, अल्पसंख्यक लोग हैं जो अपने अधिकारों का खुद प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, उनके लिए मानव अधिकार आयोग कार्य करता है। जैसे मैंने कल आपको 1982 का उदाहरण बताया था। 1982 में जब मजदूरों से
बेगार ली जा रही थी, उनसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा था, उनकी रहने की कंडीशंस अच्छी नहीं थी, तो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, उन्होंने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए अर्जी डाली थी और उन लोगों को अधिकार दिलाया था। तो जैसे पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, पब्लिक यूनियन फॉर पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, तो इस तरह की जो ये संस्थाएं हैं वो लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कार्य करती है। इसका गठन में कैसे किया जाता है? मानवाधिकार जो संस्था है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज होता है और एक हाई कोर्ट का रिटायर जज होता है, और दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें मानवाधिकारों का व्यवहारिक ज्ञान हो, उन लोगों को ये आयोग बनाया जाता है। और ये लोग जहाँ कहीं भी उन्हें महसूस होता है कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ ये कार्रवाई कर सकते हैं, सरकार को और न्यायालय को इसके बारे में सूचित कर सकते हैं। हालांकि स्वयं मुकदमे सुनने का अधिकार मानवाधिकार आयोग को नहीं होता है, इसके मुकदमे ये सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर सरकार या न्यायालय को सूचित करते हैं और प्रेरित करते हैं कि वो इन मामलों में अपना हस्तक्षेप करे और लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करे। तो ये था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कई बार इसके ऊपर नोट लिखना भी आ जाता है। तो अब हमने अधिकारों के बारे में तो हम 2 वीडियो से चर्चा करते आ रहे हैं। हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जो कि एक लोकतंत्र की गारंटी है, जो हमारा संविधान भी इन्हें सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। तो अब बात आती है कि क्या अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होने चाहिए। जैसा हमने पहले पढ़ा कि एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। अगर हम अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन नहीं करेंगे तो हम अपने अधिकारों का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए जब उसके दौरान इमरजेंसी के दौरान जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो रखा था, तो उस दौरान 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42वां संशोधन किया गया संविधान में। संविधान के भाग 4 में किया गया और संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 51 में एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A, जिसके तहत हमारे संविधान में 10 मौलिक अधिकार कर्तव्यों को स्थापित किया गया। अंडरस्टूड? 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा भाग 4 के आर्टिकल 51 में 51A जोड़ा गया, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का वहां वर्णन किया गया। किसकी सिफारिश पर यह हुआ? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान का भाग बनाया गया। अंडरस्टूड? अब वो 10 कर्तव्य क्या क्या थे? सबसे पहली बात तो है संविधान राष्ट्रीय झंडे, संविधान राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश के संविधान, उस अपने देश के राष्ट्रीय झंडे और अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करे। दूसरी बात है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्यों का। जैसे हमारे देश में जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, हमारा देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो हमारे नेताओं ने कुछ उद्देश्य रखे थे कि आज़ादी मिलने के बाद हमारा क्या उद्देश्य होगा, क्या उद्देश्य है हमारा आज़ादी लेने का। जैसे भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य थे, हमारे संविधान के उद्देश्य भी थे। तो अब प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो हमारे संविधान के उद्देश्यों का पालन करे, सम्मान करे, उन्हें बनाए रखे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भारतीय प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। देश की प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की एकता, अखंडता की रक्षा करे और कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि देश की प्रभुसत्ता को खतरा उत्पन्न। नेक्स्ट इसमें आता है देश की रक्षा व राष्ट्रीय सेवाओं के लिए
प्रत्येक नागरिक को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि जब कभी भी देश को उसकी आवश्यकता हो तो वो अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहे। नेक्स्ट है हमारा सब नागरिकों में भाईचारे की भावना का विकास करना। ये भी हमारा सब लोगों का कर्तव्य है, सब नागरिकों का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक के साथ भाईचारे की भावना बनाए रखें, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। अगला कर्तव्य है हमारा लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाना। लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद का दृष्टिकोण फैलाना, जिससे कि देश का विकास और प्रगति हो। प्राचीन संस्कृति को सुरक्षित रखना प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि जो हमारे प्राचीन मंदिर, मस्जिद, धरोहर, प्राचीन जो स्मारक हैं, किले हैं, या कोई प्राचीन हमारे जो पेड़ हैं, उस हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को बचाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कई बार आपने देखा है कि इसका हनन भी होता है। लोग इमारतों में जाते हैं, पुरानी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वहाँ देखने जाते हैं और वहाँ पर कुछ ना कुछ चित्रकारी, कलाकारी करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। हमारी प्राचीन संस्कृति को स्वच्छ और सुरक्षित रखना, पर्यावरण को बनाए रखना हमारे प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नेक्स्ट है पर्यावरण की रक्षा करना। वनों की, नदियों की, झीलों की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, प्रत्येक की रक्षा करना हम प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जिससे कि इकोसिस्टम बरकरार रहे और हम सभी लंबे समय तक सुरक्षित रहें। फिर है हिंसा को रोकना और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना। जैसे कि हमारे देश का पहले से ही ये उद्देश्य रहा है, ये संस्कृति रही है, अहिंसा परमो धर्म है, तो हमें किसी भी रूप में हिंसा को बढ़ावा नहीं देना है। फिर बात आती है उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश के विकास में सहायक बनना, देश के और हमारी संस्कृति के विकास में सहायक बनना, संस्कृति को बचाए रखना उच्च राष्ट्रीय लक्ष्य है। जैसे कि मानवतावाद है और धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य है, भ्रातृत्व की भावना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता है। इन सारे लक्ष्यों को बनाए रखना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये तो हो गए हमारे 10 कर्तव्य जो कि 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अब एक और कर्तव्य जोड़ा गया है 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक 11वां कर्तव्य भी हमारे संविधान में जोड़ा गया है। 11वां कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माँ बाप का या अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को बुनियादी शिक्षा जरूर मुहैया कराए। ये प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है। अंडरस्टूड? ये शिक्षा के अधिकार में आता है। तो इस तरह से हमारे देश के संविधान में फिलहाल 11 कर्तव्य है और इन सभी कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। अब कई बार मौलिक कर्तव्यों की आलोचना भी की जाती है। कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। पहली आलोचना तो ये है कि मौलिक कर्तव्य मौलिक नहीं है। क्यों मौलिक नहीं है? क्योंकि ये संविधान के भाग 4 में जोड़े गए हैं, जो कि वाद योग्य नहीं है। अगर इनको मौलिक बनाना था तो मौलिक अधिकारों में क्यों नहीं जोड़ा? भाग 3 में जोड़े जाने चाहिए थे। अगर इनको मौलिक बनाना था तो इस आधार पर इनकी आलोचना होती है कि मौलिक कर्तव्य मौलिक नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है। दूसरी इनकी आलोचना की जाती है कि अगर इनका कोई कर्तव्यों का कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए कोई विशेष दंड का प्रावधान नहीं है। तीसरी आलोचना इस बात को लेकर के की जाती है कि कुछ शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं है, जैसे सांझी संस्कृति, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इनके अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से लगाता है। फिर इसकी आलोचना की जाती है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनमें रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, एक ही बात को बार बार कहा गया है। तो इन आधार पर, इन 4-5 आधारों पर मौलिक कर्तव्यों की आलोचना की जाती है। लेकिन इस आलोचना का ये मतलब नहीं है कि मौलिक कर्तव्यों का कोई महत्व ही ना हो। मौलिक कर्तव्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति के सामने अगर बार हम कहेंगे कि उसका एक कर्तव्य है कि उसे अपने संस्कृति की रक्षा करनी है, उसे भाईचारा बनाए रखना है, तो उसके दिमाग पर अवश्य ही असर होगा और वो उन कर्तव्यों का पालन भी करेगा। तो ये आशा की जाती है प्रत्येक नागरिक से
कि वो अपनी नैतिकता के आधार पर इन कर्तव्यों का पालन करेंगे। अंडरस्टूड? तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। दूसरी बात, 44वें संशोधन के द्वारा इसे निकाल दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची से, और 300K में इसे डाल दिया गया है, जो कि एक साधारण कानूनी अधिकार है। फिर हमने पढ़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे बाकी अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय ने कहा है। इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। ये 5 तरह की रिट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए, सामने प्रस्तुत किया जाए। दूसरा परमादेश, फिर है निषेध आदेश, फिर है अधिकार परीक्षा, और 5वीं रिट है क्यू वारंटो, उत्प्रेषण लेख। तो इस तरह हमने 5 रिट पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि मौलिक महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक ऐसी संस्था है जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, सरकार का और न्यायालय का ध्यान आकर्षित करती है जहाँ कहीं भी नागरिकों की अधिकारों का हनन होता है। जेलों का दौरा करते हैं और भी गरीब बस्तियों का दौरा करते हैं। अगर उन्हें महसूस होता है कि वहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये सरकार को जागरूक करती है। अंडरस्टूड? तो उसके बाद हमने पढ़ा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे फिलहाल 11 हैं। पहले 42वें संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए, फिर 86वें संशोधन के द्वारा एक और जोड़ा गया था। तो ये मौलिक कर्तव्य भी आपकी हर एक बुक में लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है और आपने इनको भी याद करना है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।